हेलो वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमने बताया था कि सारी जो टॉपिक्स थी उसको आधी कवर कर ली गई थी। आज हम स्टार्ट करने वाले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टॉपिक को और वियतनाम इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। मतलब पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आप कमेंट करें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड मोस्टली तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर 3 में इसको एंड किया जाएगा। एंड उसके बाद से जो आएगी, उसके बाद से जो वीडियोस आएंगी कल के बाद, तो वो आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, उसके बाद से हम लोग चैप्टर 4 की तरफ पढ़ेंगे। उसके बाद से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हिस्ट्री की। उसके बाद से कुछ इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, दूसरा जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद से वियतनामीज इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सर्कमस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रेजेंटेड क्यूरी वेब टू दी वियतनाम। कहने का मतलब कुछ सर्कमस्टेंस जो रिजल्ट आए थे उनके सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो प्रेजेंटेड हुए थे, जो क्रिटिकल वे में वियतनामीज लोगों के सामने सर्कमस्टेंस आए थे उसके बारे में। ठीक है, फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी इन 1914 में। क्या हुआ था, जर्मनी से फ्रांस हार गया था। कब हार गया था, 1914 में। किससे हारा था, तो जर्मनी से। एंड जर्मन सपोर्टेड गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। और यह कहने का मतलब है कि जर्मन किसको सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे जो कि फ्रांस में एस्टेब्लिश था। ठीक है, जापान ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रीटी। जापान अगर एक ट्रीटी के बेस पे बात की जा रही है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे बात की जा रही है। ठीक है, गोट अपॉर्चुनिटी टू सेंड मिलिट्री टू इंडो चाइना। कहने का मतलब है उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम्हें इंडो चाइना के मिलिट्री में भेजा जाएगा। ठीक है, दैट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, और उसने इसको एडवांटेज को उठाया लिया। एंड जापान एस्टेब्लिश इट्स डोमेन्स फर्स्ट इन टोकेन। कहने का मतलब, और उसने पहला जो डोमेन्स को एस्टेब्लिश किया वो कहाँ किया था, तो टोकेन में किया था। ठीक है, देन ऑन अनाम एंड फाइनली इन द वर्ल्ड इन द होल इंडो चाइना। कहने का मतलब है पहले उसने टोकेन में एस्टेब्लिश किया, फिर उसने अनाम में किया, और उसके बाद से पूरे के पूरे इंडो चाइना में उसने एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, जापान को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ हालात हैं जो सर्कमस्टेंस जापान के एग्रेशन पर इंडो चाइना पर निकला था। देखो कितने लोगों के जाने चली गई थी। ठीक है, ये था कुछ फिगर। एंड आगे बात की जा रही है तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि इट वॉज अ काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडो चाइना वेयर द पावर वॉज in the hand, okay, रुको 1 second, in the hand of Japan's under administrative गिव्स ऑफ फ्रांस। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये डबल गवर्नमेंट के टाइप का ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो डबल गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं जो इंडो चाइना में होती है, जहाँ वहाँ की जो पावर है वो जापानीज़ के हाथ में थी और उनके ही एडमिनिस्ट्रेट के, और वो किसके एडमिनिस्ट्रेट के अंदर थी, तो वो फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेट के अंदर थी। लेकिन पावर किसके हाथ में था, तो वो जापानीज़ के अंदर था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वियतनामीज। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो वियतनामीज के जो रिज़ल्ट आते हैं, तो रिज़ल्ट की बात की है, वियतनामी सीक्रेट रिवोल्यूशन को एक चांस मिलता है, गोट अ चांस। ठीक है, उससे एक चांस मिलता है किसको, वियतनामीज लोगों को। ठीक है, और उनको स्टार्ट होता है, दे स्टार्टेड एक्टिविटीज़ अगेंस्ट बोथ द जापानीज एंड फ्रेंच। कहने का मतलब है कि उसके बाद से जो उन्हें चांस मिला था उसके बाद उन्होंने शुरू किया जापान और फ्रेंच के खिलाफ एक्टिविटीज़ करना। ठीक है, इन स्पीड ऑफ सुप्रेंस। ठीक है, उसकी वजह से जो उनके आगे सब सुप्रेंस क्रिएट हो रहा था, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेफ थी वो सेफ एंड नेचुरली इन कलेक्शन ऑफ पब्लिक वॉज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स इट। और जो वो सारी चीज़ सेफ थी और नेचुरली वो चीज़ें बढ़ने लगी पब्लिक में। ठीक है, द वर्कर ऑफ होल कंट्री फाउंडेड वियतनाम। ठीक है, कहने लगे कि जो वर्कर थे पूरे देश में वो उन्होंने एक वियतनाम को फाउंड किया जिसका नाम क्या था, वियतनामीज इंडिपेंडेंस लेगी। ठीक है, कहने का मतलब है
ये चीज़ों को उन्होंने फाउंड किया अंडर लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में उन्होंने फाउंड किया, हो ची मिन, ठीक है। एंड उन्होंने स्टार्ट किया गोरिल्ला वॉर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एंड स्टार्टेड गोरिल्ला वॉर पॉलिसी बाय इंक्लूडिंग अफ्लेक्टेड फार्मर ट्रेजरी स्टॉक ट्रेडर्स एंड इंक्लेज। कहने का मतलब है इसके बाद उन्होंने एक वॉर की पॉलिसी को स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, गोरिल्ला वॉर पॉलिसी। किसके इंक्लूडिंग में, तो फार्मर के और कुछ ट्रेडर, स्टॉक के ट्रेडर थे और उनके इंटेलेक्चुअल की वजह से उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद से बात की जाए ड्यूरिंग दिस सेकेंड वॉर के दरमियान क्या होता है, अमेरिका ज्वाइन द वॉर बाय इट्स एग्रेशन ऑन पियर हार्बर इन जापान। और अमेरिका ने वो वॉर को ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, तो उसके जो एग्रेशन था जापान पे उसके लिए उसने ज्वाइन किया, ठीक है। इन 1944, ठीक है, इन 1944 की बात की जाती है, ठीक है। फ्रांस केम आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ जर्मनी एंड आफ्टर अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान। कहने का मतलब है कि उसकी वजह से 1944 में ये सामने आया कि जो फ्रांस है वो पूरे तरीके से जर्मनी के कंट्रोल में आ चुका था और अमेरिका जो था न्यूक्लियर अटैक किया था किसके ऊपर, जापान के ऊपर। अमेरिका ने उसके बाद न्यूक्लियर अटैक किया, उसके बाद से उसमें क्या हुआ था, अंडर दी पोट्सडाम डिक्लेरेशन जापान सरेंडर। उसके बाद से जापान ने अपने पोट्सडाम के अंदर उसने डिक्लेयर किया, उसने अनाउंस किया कि मैं सरेंडर करता हूँ, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। तो जापानीज आर्मी स्टार्टेड एवैक्यूएशन फ्रॉम वियतनाम एंड फ्रांस हैड नो स्ट्रेंथ टू रीएस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंडो चाइना। उसके बाद से जापानीज और आर्मी ने शुरू कर दिया एविकेशन करना वियतनाम और फ्रांस के साथ कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है दोबारा से खुद को रीस्टेबल करना है इंडो चाइना में, ठीक है। देन बात की जा रही है, ठीक है, टेकिंग एडवांटेज, इसी के फ़ायदा उठाता है वियतनामीज रिवोल्यूशन स्टार्ट। क्या कहने का, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द वियतनाम रिवोल्यूशन एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अंडर द लीडरशिप ऑफ वियतमिन। कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसी सिचुएशन का उसने फ़ायदा उठाया, ठीक है। किसने फ़ायदा उठाया, तो वियतनामीज रिवोल्यूशन ने, और उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को क्या किया वहाँ पर लीडरशिप में इस्टेब्लिश किया, किसके लीडरशिप में, वियतमिन को, ठीक है। एंड उसने ये डिक्लेयर किया कि डिक्लेयर क्या कहते कि जो वियतनाम है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। कितने में इंडिपेंडेंट हुआ था, सबसे पहले 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। और हु ची मिन वॉज मेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हु ची मिन को यहाँ का गवर्नमेंट हेड बनाया गया, ठीक है। यहाँ के लिए उसके बाद से क्या होता है, इंडो चाइना वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स एंड जापानीज मिलिट्री वॉज इविकेटेड इंडो चाइना। कहने को उसके बाद से क्या हुआ, इंडो चाइना को क्या किया गया, बहुत से स्टेट में बांट दिया गया और वहाँ की जो मिलिट्री मतलब जापानीज मिलिट्री भी इंडो चाइना के इविकेटिंग में शामिल हुई, ठीक है। द ओल्ड मोनार्की ऑफ कम्बोडिया, और जो पुरानी कम्बोडिया की जो मोनार्की थी और लाओस एंड अनाम की, वो बहुत ज़्यादा डिग्निटी होने लगी, डिग्निटी उसके अंदर आने लगा, ठीक है। बूदाई, ओके वन सेकेंड। तो जो बूदाई था वो का एम्पायर बन गया, किसका एम्पायर बना, वो बना अनामिन का एम्पायर, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। ओके तो हम यहाँ पढ़ा रहे थे कि क्या बोलते हैं, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दिस, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट था एम्पायर टू इंडिकेट द कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट, और वो जो कम्युनिस्ट नेशनलिज्म के ऊपर एम्पायर करना। उसके बाद से क्या होता है, देयर फॉर बोई डाई लेफ्ट हिज पोस्ट ऑन 25 अगस्त 1945 एंड वियतनाम बिकम अ रिपब्लिक। कहने का मतलब कि बोई दाई जो थी उन्होंने अपने पोस्ट को छोड़ा, और कब छोड़ा था, तो 25 अगस्त 1945 को। उसके बाद से वियतनाम क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, सिंपल। बोई दाई कौन है, तो ये है, ओके ये बूईदाई पर्सन है जिन्होंने पोस्ट को अपनी छोड़ी थी, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ, ज़्यादा दिमाग को घिसने का नहीं, हिस्ट्री है कितना भी समझ लो थोड़ी सी डाउट रह ही जाती, ओके। तो यहाँ क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, ओके पढ़ने वाले थे, ठीक है। फ्रांस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडो चाइना में जो फ्रांस की पॉलिसी आगे बढ़ रही थी उसके बारे में पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात की जा रही है, ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस जो सारे थे वो इंगेज हो गए और उन्होंने री इस्टेब्लिशमेंट करने का सोचा अपने एम्पायर और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, इन देयर एम्पायर्स, उनके साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। और सेकेंडली मैं एक बात बताती हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने तो कुछ होगा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बेटर है
कम टाइम में थोड़े से मैं पढ़ लेती हूँ खुद से और आपको डायरेक्ट हिंदी में समझाती हूँ, ठीक है। देन आता है सेकेंड कि फ्रांस ने क्या किया, रीएस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन उसने अपने एम्पायर को खो दिया था, ठीक है, और इंडो चाइना में, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया था? तो न्यू क्लोन सिस्टम का, ठीक है। क्या प्लान बनाया था? न्यू क्लोन सिस्टम का प्लान बनाया था। ये सिस्टम क्या है फ्रांस के हिसाब से वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये बॉक्स में बोलते हैं ना, बॉक्स वाली चीज़ें पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो क्लोन प्लान के हिसाब से क्या है फ्रांस के हिसाब से, तो कहते हैं यहाँ द वास्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूनियन कंप्रेजिंग ऑल रिलेटेड क्लोन। कहने का मतलब है जो सारे ऑल रिलेटेड क्लोन्स होंगे उनके ऊपर जो वास्ट एम्पायर होंगे फ्रांस के, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसके साथ ट्रांसफ़र, किससे ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो यूनियन कंप्रेजिंग की वजह से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। देन आता है सेकेंड, इंडो चाइना विल बी सेल्फ गवर्नमेंट। जो इंडो चाइना था वो सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट का था, किसके पार्ट? दिस फेडरेशन, और इसी फेडरेशन की वो सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ए यूनियन विल बी फॉर्म बाय इंक्लूजन फॉर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडो चाइना एंड कोचिन चाइना। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर कि एक यूनियन को फॉर्म किया गया, किस लिए? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट स्टेट करने के लिए इंडो चाइना और कोचीन को, ठीक है, कोचीन चाइना को, ठीक है। और उसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री ऑफ इंडो चाइना यूनियन विल बी रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। और जो फ्रोजन पॉलिसी था और मिलिट्री का जो सारी चीज़ें थी इंडो चाइना की, वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? वो फ्रांस के कंट्रोल में आ गई थी, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ? यही था फ्रांस का प्लान, ठीक है, कोलोन वाला प्लान, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या कहा जो है। उसके बाद से फ्रांस ने डिक्लेयर किया कि जो वास्ट एम्पायर होंगे फ्रांस के, उन्हें क्या बनाया जाएगा? तो उन्हें बनाया जाएगा एक यूनियन, ठीक है, क्लियर हुआ। और उनके साथ एक सारी जो रिलेटेड क्लोन्स होंगे उनको कंप्रोमाइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंडो चाइना को क्या किया गया? इंडो चाइना को एक पार्ट बनाया गया, एक यूनियन का ग्रेट यूनियन का पार्ट बनाया गया इंडो चाइना का, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री को सारी चीज़ों को क्लोन से रिलेट किया, और उनके हिसाब से जो रिमेन निकला उनके हिसाब से उन्होंने उन सारी चीज़ों पे फ्रांस ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और इट वाज लाइक एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ कॉमनवेल्थ। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि वो सारी चीज़ें कॉमनवेल्थ है जो एक्सटेंसिव होने लगा, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने एविकेशन ऑफ जापान किया, जो कि मिलिट्री, जापान के मिलिट्री पर उन्होंने एविकेशन किया। उसके बाद से जो फ्रांस के आर्मी थे जो कहाँ पहुँचे थे? साइगोन में पहुँचे थे। जब साइगोन में, और वियतनाम गोरिल्ला वेक्ट फियर्स वॉर। उसके बाद से जो वियतनाम थे वो उन्होंने एक फियर्स वॉर को निकाला और फ्रांस आर्मी को ट्रैप किया, फंसाया साइगोन के अंदर। जो साइगोन में फ्रांस आर्मी थी उन्होंने उनको फंसाया, और उसके बाद से फाइनली उनके हाथ में क्या लगता है? हानियो पैक्ट लगता है, ठीक है। हनायो पैक्ट को उन्होंने साइन किया था। इस एग्रीमेंट को किसके बीच ये एग्रीमेंट हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को हुआ था, क्लियर हुआ यहाँ पर। उसके बाद से आता है कि इसी पैक्ट और इसी साइन के बाद, इसके एग्रीमेंट के बाद फ्रांस ने एक्सेप्ट किया वियतनाम को। क्या एक्सेप्ट किया? रिपब्लिक, एज अ रिपब्लिक, उनके फॉर्म में, इंडिपेंडेंट के फॉर्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया फ्रांस ने। उसके बाद से उसने एग्री किया कि ये जो रिपब्लिक रिमेन इंडो चाइना है, उसके मतलब कि ये सारी चीज़ों को हम लोग रिमेन करेंगे, और इंडो चाइना को यूनियन विल रिमेन इन फ्रांस। और उसके बाद से इंडो चाइना यूनियन को हम लोग फ्रांस यूनियन में रिमेन करेंगे, ठीक है। और जब उसके बाद से क्या होता है, एक एंट्री ऑफ फ्रांस आर्मी इन टोकेन वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड। उसके बाद से टोकेन में क्या होता है? टोकेन में होता है कि फ्रांस आर्मी आते हैं, एंट्री करते हैं, और ये चीज़ें एक्सेप्टेड थी, ठीक है। उसके बाद से ये सारी एम्बिशन पॉलिसी के बाद वियतनाम के पास नो एग्रीमेंट, ठीक है, नो एग्रीमेंट कुड बी डन विथ वियतनाम ओवर फॉर्मेशन ऑफ इंडो चाइना यूनियन। कहने का मतलब कि ये सारी एम्बिशन पॉलिसी के बाद वियतनाम के पास कोई एग्रीमेंट नहीं बनता कि वो वियतनाम के पास पूरे फॉर्मेशन में इंडो चाइना के साथ एग्रीमेंट करो, ठीक है। यहाँ पर हो गया फ्रांस क्या चाहता था? फ्रांस चाहता था कि वो फॉर्मर यूनियन के साथ हाई कमिश्नर अपॉइंटमेंट के साथ वो प्रेसिडेंट बने, और उसका डिमांड था कि वियतनामीज लीडर के साथ सारे स्टेट में वो यूनियन करे और वो डिपेंडेंट हो, ठीक है।
ये उसकी चाहत थी, ठीक है, वांटेड था, वो उसका चाहना था, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस स्टेबल सेपरेट गवर्नमेंट इन कोचिन चाइना। और उसके बाद से उसने क्या किया, उसने वही किया कि उसने अलग एक गवर्नमेंट बनाया, स्टेबल्स किया, कहाँ से, कोचिन चाइना में। और उसके बाद से उन्होंने हैनोई पैक्ट को तोड़ दिया, ये जो एग्रीमेंट बना था उसको तोड़ दिया उन्होंने। एंड उसकी वजह से फ्रांस गोट सपोर्ट ऑफ सम वियतनामीज रिएक्शनिस्ट फोर्सेस। और उसकी वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, किससे सपोर्ट मिलता है, कुछ वियतनामीज रिएक्शनिस्ट से। और उसकी वजह से उनके हेल्प से उसने एक नया गवर्नमेंट बनाया, नया गवर्नमेंट को फॉर्म किया, फंक्शनल गवर्नमेंट को। और वो अब तक टिल नाउ द पावर ऑफ हो ची मिन वॉज टू फेस द फ्रांस आर्मी डायरेक्टली। उसकी वजह से अब तक क्या हुआ, उसने हो ची मिन को अब डायरेक्टली फेस करना था, ये सारी चीज़ों को, फ्रेंच आर्मी को। उसके बाद से गोरिल्ला वॉर को शुरू किया गया, इसके बाद से गोरिल्ला वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आता है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गोरिल्ला वॉर, किस मतलब कि गोरिल्ला वॉर के फ़ायदे किसने उठाए, तो फ्रांस कॉल्ड ऑन बोई डाई को उसने पेरिस से किया एंड उसे एम्पायर बनाया, किसका एम्पायर बनाया था, तो वियतनाम का उसने एम्पायर बनाया। और बिकॉज फ्रांस वाज होपलेस ऑफ द सपोर्ट ऑफ एंटी कम्युनिस्ट वियतनाम, और वो बहुत ज़्यादा होपलेस था, होपफुल था, ठीक है, उससे सपोर्ट चाहिए था एंटी कम्युनिस्ट वियतनामी से। बाय नाउ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड हैड डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, और पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट गई, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स के नाम से, ठीक है। उसकी वजह से फ्रांस को सपोर्ट मिला कैपिटलिस्ट कंट्रीज से, लाइक अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ दिया हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन। और इसी सिचुएशन में क्या होता है, हो ची मिन को पूरी चीज़ों को फेस करना पड़ा, पूरी डिफ़िकल्टीज़ को। टिल नाउ तक उसने मतलब कि कोई ऐसा फॉर्म कुछ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जैसा कुछ फॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। और कुछ नॉन कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट जो थे फोर्सेस, उन्होंने इस चीज़ को ज्वाइंट किया, फ्रंट मतलब आगे जाके उन्होंने ज्वाइंट किया, और उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद से क्या होता है, बट 1949 में हो ची ने एक्सेप्ट करता है ओपनली, उसने कहा कि जो पीपल है, रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना एज हिज आइडल, और एंड बिकम अ डाई हार्ट कम्युनिस्ट में जो ये लोग बन रहे हैं, बहुत मतलब आइडियल है, रिपब्लिक बन रहे हैं, इन लोगों के लिए उसने एक्सेप्ट किया। और उसने रूस और चाइना को क्या किया, रियोगनाइज़ किया, और वियतनाम को रिपब्लिक किया 1950 में। और उसने वहाँ से वो सारी चीज़ों को, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट को प्रोवाइड किया। यहाँ क्लियर हुआ। देन ये क्या होता है, तो ये होता है वियतनाम आर्मी, ये क्या बोलते हैं, फायरिंग करते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, ओके। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, द सिचुएशन ऑफ, ओके 1 सेकेंड, द सिचुएशन ऑफ इंडो चाइना बिकेम वेरी कम्प्लेक्स। जो सिचुएशन थी इंडो चाइना की वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई 1950 में। और उसी की वजह से जो नॉर्दर्न वियतनाम थे, वो वहाँ के गवर्नमेंट को, हो ची मिन के गवर्नमेंट को किया। और वहाँ के जो फ्रांस के सपोर्टेड थे बोई दाई गवर्नमेंट, वो साउदर्न वियतनाम के थी, ठीक है। और जो ओल्ड मोनार्की था लाओस एंड कंबोडिया में, उसे भी वियतनाम फ्रांस ने कंट्रोल किया, उसके डिमांड पर इंडिपेंडेंस दिया लुइस और कंबोडिया को। और उनकी जो इंक्रीजिंग था वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगी। और गोरिल्ला आर्मी जो था साउदर्न वियतनाम से लेकर और लुइस और कंबोडिया, तो लाओस एंड कंबोडिया तक उसने अटैक किया। किसने अटैक किया, गोरिल्ला आर्मी। और उसे देन हाइड देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट, और उसके बाद से उन्होंने अटैक करके फॉरेस्ट, खुद को फॉरेस्ट में छिपाया, हाइड किया। अब इसके कोच की बात करें, इन द कोर्स ऑफ द गोरिल्ला आर्मीज मेड अ ट्राइबल अटैक ऑन डाइन बीन फू, ठीक है। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, गोरिल्ला आर्मीज ने एक ट्राइबल अटैक किया, किसके ऊपर, डाइन बाइन फू के ऊपर। और फ्रांस ने क्या किया था, जो कि ऊपर हमने फिगर में देखा था, ठीक है, डाइन बाई फू में, मतलब अजीब अजीब ही नाम होता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस वॉज ट्रिपली डिफीटेड इन द वॉर। और फ्रांस बहुत ज़्यादा परेशानी से ये वॉर से हार जाता है। अराउंड 60,000 फ्रांस आर्मी हैड टू सरेंडर एंड कम्युनिस्ट कंट्रोल ऑफ डाइन बाउचन डाइन बीन फू, ठीक है, ओके। ये हुआ नाम। आगे डाइन बाइन फू के आगे उन्होंने सरेंडर किया खुद को। कितने आर्मी थे, तो 16,000, ठीक है, अराउंड। यहाँ क्लियर बता देना था। अमेरिका
एन इंटरवेंशन, ठीक है, अमेरिकन इंटरवेंशन की बात आती है तो यहाँ पर बात करते हैं अमेरिकन वॉज सपोर्टिंग फ्रांस टिल नाउ, एडॉप्टेड पॉलिसी इंटरवेंशन एंड डिक्लेयर इट अगेंस्ट द कम्युनिज्म। जो कि अमेरिका अभी तक फ्रांस के सपोर्ट में था, उसने पॉलिसी को लिया, कौन सी पॉलिसी को, तो अडेप्ट किया इंटरवेंशन पॉलिसी को, लेकिन वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट था। अब तक की जो रसिया था वो सपोर्ट कर रहा था, फैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग से वो सपोर्ट कर रहा था शुरू से ही फ्रांस को, वो भी अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने वाला ही था, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, अभी तो नहीं हुआ। इन सच सर्कमस्टेंस, उसके बाद से कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, कॉन्फ्रेंस कन्वेंट इन जनेवा, और एक कॉन्फ्रेंस हुआ जनेवा में, कब हुआ था, 1954, अभी तक मुझे डेट याद है 1954, ये आपको याद रखेगा, मई 1954 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, जनेवा में हुआ था। फॉर किसके डिस्कशन के लिए, तो इंडो चाइना के डिस्कशन के लिए, जो कि प्रॉब्लम हुआ था इंडो चाइना में, और इसी को जेनेवा एग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर यहाँ पर, जेनेवा एग्रीमेंट किसे कहते हैं, जो कि जेनेवा का एक मतलब कि एक सरकार, ये क्या बोलते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है, सॉरी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था, कब हुआ था, तो मई 1954 में। और इसी डिस्कशन को, पूरे ये डिस्कशन किसके बारे में होता है, तो इंडो चाइना की जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसके बारे में ये डिस्कशन हुआ था। इसी डिस्कशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेवा एग्रीमेंट। क्लियर है, ये पूछेगा तो पटाख से लिख दियो ना, ठीक है। देना था जेनेवा एग्रीमेंट सेपरेटेड वियतनाम इनटू टू पार्ट, और जेनेवा ही एग्रीमेंट था जिसने वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। देन यहाँ पर आता है हु वाज द बुद्धिस्ट रिलीजियस रिवोल्यूशन मूवमेंट। हु जो था, एक बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन था, रिलीजियस का रिवोल्यूशन था, जो कि कब शुरुआत हुआ, 1939 में, जिसके लीडर कौन थे, तो हुई फुई, ठीक है, जो कि रिवोल्यूशनर हेल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट इंक्लूडिंग सेल्फ इमुलेशन की वजह से इनका जो सारी चीज़ें स्टार्टेड हुई, ठीक है। ये था कुछ साउथ वियतनाम, देखते हैं साउथ वियतनाम, ओके। ये सारी जो चीज़ है ये सब साउथ वियतनाम है, ठीक है। देन आता है द नॉर्दर्न एरिया ऑफ नॉर्दर्न वियतनाम adjacent to Hanoi River was given to the communist, and the southern area in the south was handed over to America supported government। कहने वाले जो नॉर्दर्न एरिया था नॉर्थ के वियतनाम की, तो उसको हनेवा का रिवर के पास दे दिया गया उसे कम्युनिस्ट के पास, और उसे अमेरिका के सपोर्ट में हैंड ओवर कर दिया गया था अमेरिकन के गवर्नमेंट में, ठीक है, अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट के ऊपर उन्हें हैंड ओवर किया था, ठीक है। रिलीजियस क्लासेस वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मूवमेंट, और इसमें कुछ रिलीजियस क्लासेस की भी लोग इंक्लूड थे। इट वॉज हुआ, ठीक है, और इसी पे हुआ आंदोलन भी इसे ही कहा गया। हुआ हैड बिकम मोर वैलेंट, और जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा वैलेंट भी हो गया था बाद में जाकर, ठीक है। न्यू डाइन स्टार्टेड हुआ था सब ड्यू में, जो कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्यूरियली था, ठीक है। इसके रिजल्ट ऑफ जेनेवा एग्रीमेंट के जो रिजल्ट था, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सब पूरी तरीके से चेंज हो गया था। किसके सिस्टम में, तो वो लाओस और कंबोडिया के, ठीक है, कंबोडिया के, ठीक है। और एक लीगली मोनार्की बना हुआ था जिसे एक्सेप्ट करना था, ठीक है, फॉर्म हुआ था, जो कि जिसे एक्सेप्ट करना था पूरे पार्लियामेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल टू वर कंसिडर एज ए न्यूट्रल कंट्री, और ये सारी चीज़ों को कंसिडर किस तरीके से किया जा रहा था, तो कि न्यूट्रल कंट्री के हिसाब से इसे कंसिडर किया जा रहा था। यट इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिज्म वाज इंक्रीजिंग देयर, और जो इम्पैक्ट था कम्युनिज्म का वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। उसके अगर दूसरी बात की जाए, तो दूसरे हाथ में बात की जाए, तो अमेरिका वॉज अटेम्प्टेड टू स्टॉप दिस रीजन्स फ्रॉम गोइंग अंडर दी कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस, और अमेरिका एक बहुत ज़्यादा एडमिट कंट्री था, जो कि ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए रिलीजन सारी चीज़ों को कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। सिविल वॉर, लाओस में सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ लाओस इन द ईस्ट टच दिस नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ वियतनाम। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री था लाओस का, और जो ईस्ट का जो टच कर रहा था ना नॉर्दर्न बाउंड्री को वियतनाम की, उसके जो बाउंड्री के जो बाद में जाके 1954 में 2 प्रोविंस में बट गया नॉर्दर्न लाओस को, ठीक है। एक फोंगिसाली एंड होना फैन वॉज अंडर डोमेंशंस ऑफ कम्युनिस्ट एंड दे वर बी प्रिपेयर टू एक्लेट कम्युनिज्म। और ये जो सारी दोनों चीज़ें थी, इसे प्रिपेयर किसके लिए किया गया था, तो एक्लेट कम्युनिज्म के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल instability started in Laos when by removing monarchy। कहने में जो पॉलिटिकली इनस्टेबल जो शुरू हुई थी लाओस में, तो उससे ना क्या किया गया, 1 सेकेंड,
उसे रिमूव कर दिया गया मोनार्की से पार्लियामेंट के सिस्टम की से, ठीक है, कहने का मतलब। और जो कंबोडिया, दोनों कंबोडिया और लाओस जो थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। प्रोविंसेस को भी बनाया गया, जो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, यूनिफिकेशन होल वियतनाम थ्रू इलेक्शन के मूड पर, ठीक है। बिफोर माइड ऑफ 1956 की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद से बात आती है कि टू लुक आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ जेनेवा एग्रीमेंट अ 3 मेंबर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इंडिया, कनाडा एंड पोलैंड एज इट्स मेंबर। कहने मतलब ये जो जेनेवा एग्रीमेंट था 3 मेंबर के बीच बना हुआ था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन के ऊपर एक तो इंडिया, कनाडा और पोलैंड, इस तीनों एक मेंबर थे, ठीक है, ये चीज़ की, ठीक है। देन आता है बात की जेनेवा एग्रीमेंट डिफरेंटली प्रोवाइडेड सम पीस ऑन इमीडिएट इफेक्ट बाय सून इंडो चाइना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड because the Ho Chi Minh government in the northern Vietnam became strong and started thinking over unification of whole Vietnam. But the condition in the southern Vietnam was contrary to the administration of America supported Bhu Dai government was in the hand of Ngo Dime, ओके। कहने मतलब ये जो जेनेवा एग्रीमेंट था वो उसे प्रोवाइड किया गया था बहुत ज़्यादा शांति और इमीडिएट के ऊपर से, लेकिन उसमें हुआ क्या कि इंडो चाइना का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया और उसमें हो ची मिन का जो गवर्नमेंट था नॉर्दर्न वियतनाम में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने इस चीज़ के बारे में, पूरे यूनिफिकेशन के बारे में, वियतनाम के यूनिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और इसी कंडीशन में साउथर्न वियतनाम, यहाँ पर देखो, ओके, जो साउदर्न वियतनाम था उसके पूरे, ओके यहाँ था ना साउदर्न वियतनाम, जो साउदर्न वियतनाम था पूरे उस कंट्रीब्यूट करने लगा। और जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटर था वो किसको सपोर्ट में करता था, बाउ दाई गवर्नमेंट को, ओके, जो कि किसके हैंड में था, तो नागो डाइंग के हैंड में था, ठीक है, क्लियर हुआ। टू हैव देयर पॉलिटिकल, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि टू हैव देयर पॉलिटिकल होल्ड ओवर लाओस एंड दिस डे इन साउदर्न वियतनाम 3 स्टेप्स ब्रदर ऑफ डिपोज रॉयल फैमिली टुगेदर विद द कम्युनिस्ट अडॉप्ट देयर ओन वेज अमॉन्ग द फर्स्ट प्रिंस सुवन पुमा वॉज न्यूट्रल, द सेकेंड प्रिंस सपनन पुंग फेमस एज पाथेट लाओ वांटेड टू ब्रिंग कम्युनिस्ट सिस्टम इन लाओस। कहने का मतलब कि उसके बाद से क्या हुआ, पॉलिटिकल को होल्ड किया गया सारी चीज़ों पे। और लाओस जो था इन दिनों साउदर्न वियतनाम में 3 भाई, 3 स्टीव ब्रदर जो थे वो डिपोज कर रहे थे, एक रॉयल फैमिली के साथ में थे जो कि कम्युनिस्ट को एडॉप्ट किए थे ऑन खुद के वे पे, ठीक है, ओके। उसकी वजह से पहला जो था उनका ब्रदर था जो पहला, तो प्रिंस सुवन पोमा, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल था, ठीक है, यहाँ क्लियर हो। देन बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं तो सेकंड कौन था, सुपन बोंग, जो फेमस किस लिए था, पाथेट लाओ के लिए। और वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि कम्युनिस्ट सिस्टम आए लाओस में और उसे खुद का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, खुद का मिलिट्री संगठन मिले, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। देन थर्ड प्रिंस पूमी नोशन, जो किसके फ्लोवर थे, तो राइटिस्ट के फ्लोवर थे, ठीक है, जो सही के फ्लोवर थे, ठीक है। यहाँ हो गया द कन्फ्लिक्ट फॉर म्यूचुअल पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ दिस 3 ब्रदर कॉज इनस्टेबिलिटी इन लाओस। और ये जो कन्फ्लिक्ट था तीनों भाई के बीच, तीनों लड़कों के बीच, और ये सारी चीज़ें इनस्टेबिलिटी होने लगी लाओस में, इन एडिशन टू द सपोर्ट एंड इंटरवेंशन ऑफ 2 ग्रुप। और ये जो चीज़ें थी दो सपोर्ट और इंटरवेंशन की, वो 2 चीज़ों में 2 ग्रुप में बढ़ गई, एक अमेरिका एंड रूस, ठीक है। वॉज एस्केलेटिंग इट मोर, बहुत ज़्यादा एस्केलेटिंग करने लगा, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन इन लाओस, उसकी वजह से जो इलेक्शन हुआ लाओस में, नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया कितने में, तो 25 दिसंबर 1955 में, जो कि किसके लीडरशिप में था, तो उसका सुवन पुमा, जो कितने नंबर पे आता है भाई, सेकंड नंबर पे, नहीं फर्स्ट, ओके, फर्स्ट अपोजिंग इट पैथेट लाओ स्टार्टेड गोरिल्ला, उसी के अपोज में, उसी के अपोटेंट में गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया उसके दूसरे भाई पैथेट लाओ ने। और उसकी वजह से 1957 में दोनों मतलब कि बहुत रीच एन एग्रीमेंट, और उन्होंने एक एग्रीमेंट के पास पहुंचा कि जब पैथेट लाओ होता है, नाउ ली हैक सेट NLS
के मेंबर, उन्होंने एक गवर्नमेंट प्लेस लिया और ये सिचुएशन अनब्रेकेबल अमेरिका के लिए बना, अनब्रेलेबल अमेरिका के लिए बन गया। और सिंस पैथेट लॉ वाज लेफ्टिस्ट, द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द ब्रदर वर ब्रोकन ड्यू टू यूएस कंस्पायरेस। कहने का मतलब है कि जो यूएस है वो कंस्पायर किया और ये दोनों भाई के बीच में ये एग्रीमेंट टूट गया, ठीक है। और फिर से गोरिल्ला वॉर जो था वो रीस्टार्टेड हो गया। इन द मेन टाइम अगर मेन टाइम की बात की जाए, थर्ड ब्रदर जनरल फूमी नोसेवन को एक अपॉर्चुनिटी आता है और वो ही ओवरथ्रो दी इलेक्टेड गवर्नमेंट इन कप एंड स्टेबल द राइटेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर उसने स्टेबल किया। और देयर वॉज अनदर कप आफ्टर 3 मंथ। अब मिलिट्री के बाद उसने सोचा कि मिलिट्री गवर्नमेंट एक फॉर्म किया जाए, किसके कैप्टन के कैंग गैली और उसके हेड्स बनने के लिए, ठीक है। और इन तीनों ब्रदर में जो था, तीनों में ज्वाइंट इफर्ट जो था वो कैप्टन कंगारी और नॉर्थ हाउस लॉस इंक्लूड था हॉरिबल सिविल वॉर में, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। द यूएस रशियन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लाओस सिविल वॉर वंस अगेन। और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं हुए थे ये वॉर में, लेकिन इनडायरेक्टली वो पार्टिसिपेट थे, ठीक है, यूएस और रशियन, ठीक है। द वर्ल्ड पीस इन जियोपैडी इंडिया, जियोपैडी में पूरे तरीके से वर्ल्ड पीस हुआ था। और इंडिया देन राइज्ड द डिमांड टू रिवाइव इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन। और उन्होंने डिमांड किया इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन से कि जेनेवा के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग में कि फाइनली इट वाज डिक्लेयर टू कन्वीनियर कॉन्फ्रेंस ऑफ 14 नेशन विद द कंसेंट। और उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि ये कॉन्फ्रेंस होगा, कन्फ्रेंस जो कि 14 नेशंस के बीच में होगा। रशिया एंड जर्मनी, रूस एंड अमेरिका को पार्टिसिपेशन और 3 विंग्स लाओस को दिया गया, ठीक है, विंग्स ऑफ लाओस, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो मई 1961 में। पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मई 1954 में। और जो ऑल प्रिंस थे उन्होंने कंसेंट किया और उन्होंने फॉर्मेशन किया किसका? तो ज्वाइंट कैबिनेट का। और जो कैबिनेट था वो बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्टर का, लाओस के फॉरेन मिनिस्टर था। और एसोसिएटेड ड्यू टू यूएस कंस्पायरेस के हिसाब से, यूएस की जो चाल थी उसके हिसाब से, और जो सिविल वॉर को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया गया। और उसके बाद से बात की जाए, अमेरिका डिड नॉट लाइक एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिज्म। और अमेरिका एक्सटेंशन नहीं हुआ था कम्युनिज्म में। और देयरफॉर थ्रू इलेक्शन, और इसी के हिसाब से इलेक्शन जब हुआ, सुनीवे पुमा वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। और जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के हिसाब से सुभान पुमा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और सुपन बोंग को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये फर्स्ट ब्रदर थे, ये सेकंड ब्रदर, ठीक है। हाँ ना, बिंग अनसेटिस्फाइड विद दिस पतलो लो अटैक्ट, अच्छा सॉरी, ये थर्ड थे, ठीक है, और ये फर्स्ट थे, ठीक है, थर्ड थे, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्या करते हैं, इसी अनसेटिस्फाई होकर इसी की वजह से उन्होंने लाओस पे अटैक किया 1970 को और कैप्चर होकर प्लेन ऑफ चार्ज को और थ्रू अमेरिका कंपाइंड किया गया हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से, ठीक है। जो वॉर हुआ था ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और इसी एग्रेशन में पाथेट लॉ ने रुका भी नहीं, कुड नॉट स्टॉप, वो रुका भी नहीं, ठीक है। रूस मेड अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन लाओस। और रूस जो था वो अमेरिका को इसका रिस्पॉन्स मांगता था, रिस्पॉन्सिबल मांगता था ये अटैक के लिए लाओस पे जो हुआ। इट डिट्रेटिंग सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा डिट्रेटिंग सिचुएशन दैट द कम्प्लेक्स सिचुएशन अराउज ओनली ड्यू टू डायरेक्ट, बहुत लोग मारे गए थे बॉम्बार्डमेंट की वजह से, ठीक है। इन इन्फ्लोमेंट ऑफ अमेरिका, थाउजेंड ऑफ साउथ वियतनामीज आर्मीज एंटर लाओस। और बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ जो साउथ वियतनामी थे वो लाओस में एंटर करते हैं, वो भी अमेरिकन आर्मीज़ के साथ। और वो फाइटर प्लान करके आते हैं और बॉम्बर हेलीकॉप्टर के साथ आते हैं और उन्होंने कैप्चर किया कि हो ची मिन के हाईवे पे, ठीक है। पैट्रियट लाइव अप्लियड रशिया, रूस एंड ब्रिटेन टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका एंड स्टॉपर। और जो पैट्रियट ल्यूड था जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि रूस और ब्रिटेन को कि आप प्रेशर डालिए अमेरिका के ऊपर स्टॉप करने के लिए सारी चीज़ें वार्न करने के लिए यूएस को। इन दी बिगिनिंग और शुरुआत में तो यूएस सेम टू विन दिस वॉर बट इट्स फोर्सली ट्रैप्ड। वो सोचा था, शुरुआत में ऐसा दिख रहा था कि यूएस जो है वो जीत रहा है वॉर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही फंसने रहा, ट्रैप्ड हो रहा था। आफ्टर रीचिंग हो ची मिन हाईवे, और जो हो ची मिन के हाईवे में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ लाओस, ठीक है, कि रिटर्न जाना, ठीक है। दोज यूएस कुड नॉट स्टॉप एस्केलेशन लेफ्ट
फोर्सेस बाय इट्स अटैक, और उसके वजह से जो लाओस थे वो अटैक की वजह से स्टॉप नहीं कर पाए, मतलब कि छोड़ दिए वहाँ पर जो अटैक था। ठीक है, आज का ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद से कल पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास चाहिए, उसके से कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंबोडियन क्राइसिस क्या है, ठीक है, क्या हुआ था। तो आफ्टर बिगिंग इंडिपेंडेंट स्टेट कॉन्स्टेंटली मोनार्की वॉज एक्सेप्टेड, द नरोथम सेनकी वॉज एक्सेप्टेड एज अ रूलर कंबोडिया इन 1954 में। क्या हुआ था कि जब इंडिपेंडेंट के बाद स्टेट को मोनार्की को एक्सेप्ट किया गया और नैरथम सिन्हा को भी एक्सेप्ट किया गया था कि रूलर के हिसाब से कंबोडिया में। ठीक है, मैरथा सुलम जो थे, मैं डायरेक्टली बताती हूँ। ठीक है, जहाँ पढ़ूंगी थोड़ा सा स्केच कर दूंगी। ठीक है, नारोता सिनोक जो थे वो उन्होंने वो क्या फॉलो करते थे, तो वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करते थे और वो न्यूट्रल थे। कंबोडिया का न्यूट्रल के थे, कब से न्यूट्रल थे, तो 1954 से। तो कंबोडिया उन्होंने ज्वाइन, कंबोडिया डिड नॉट ज्वाइन साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और कंबोडिया जो था ना वो उसने साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया, और अमेरिका चाहता था, अमेरिका इससे इन्फ्लुएंस हो गया था इसके रीजन से, और उसने इन्वाइट किया साइहोनुक को, और उसके बाद से जो कंबोडिया था डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और उसने रिक्वेस्ट गेटिंग किया थाईलैंड से। उसके बाद से जो चीज़ें हुई ड्यू टू दिस डिप्लोमेटिक एक्शन की वजह से, यूएस के वजह से, साइनोक 1963 में उसने रिफ्यूज़ किया कि मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ एनी हेल्प फ्रॉम अमेरिका, उसने मना कर दिया अमेरिका से हेल्प लेने के लिए। ठीक है, कंबोडिया जो रिक्वेस्ट डाली थी थाईलैंड से। ठीक है, उसकी वजह से जो था यूएस ने क्या किया था कि उसने मैटर ऑफ ह्यूमिलेशन, जो बेइज्जती ह्यूमिलेशन की जो थी बातें मैटर थी, उस सारी चीज़ों को उसने 1965 में उसने एग्रेशन के तौर पे वियतनाम के इंक्लूडिंग बॉर्डर पे जो विलेजेस थी कंबोडिया के, उसकी वजह से उस पर एग्रेशन निकाला। ठीक है, देन चाइंग ने सारी डिप्लोमेटिक रिलेशन को यूएस के साथ है, तो यूएस के जो साथ थी उनके रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन उसको तोड़ दिया। उसके बाद से 1969 में एक क्या बोलते हैं, रेन ऑफ पॉइजन आया अमेरिका में एरोप्लेन्स इन द बॉर्डर रीजन्स ऑफ कंबोडिया, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ रोबर फार्मर इन अराउंड 40,000 एकर्स। कहने लगे 40,000 एकर्स जो ज़मीन थे अराउंड फार्मर के, जो रबर फार्मर के, तो उनकी वजह से एक रैन पॉइजन आया था। रैन ऑफ पॉइजन मतलब कि जहर की बरसात हुई थी इंडिया अमेरिका में और एरोप्लेन के बॉर्डर पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। साइनोक डिमांडेड करता था, क्या डिमांड करता था, कंपेशन, किससे, तो यूएस से कंपेशन डिमांड करता था और चाहता था कि इंक्लेशन वो दिखाए रसिया रूस को और बिगिन करे कि वो एक्सटेंड सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है जर्मनी के साथ शुरू करे। ठीक है, और उसकी वजह से इन दी देन टू ब्लॉक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट यूएस डिड नॉट वांट कंबोडिया, और जो दो ब्लॉक थे वर्ल्ड में, दुनिया में सिस्टम थे, उसे कैपिटलिस्ट जो यूएस है वो नहीं चाहते थे कि कंबोडिया के चले, और वो सिंपति जो सारी चीज़ों को ले रही थी कम्युनिस्ट कंट्रीज, so believing Cambodia non-alignment one-sided discharge Sinic government of having relation with northern Vietnam Vietong, और जो कंबोडिया है तो बिलीविंग कंबोडिया का जो नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी चल रहा था एक साइडेड से ही था, वो चार्ज था साइनिक गवर्नमेंट के हिसाब से, और रिलेशन किसके साथ था, तो नॉर्दर्न वियतनाम और वियटोंग के साथ। ठीक है, सो अस वांटेड टू ओवर थ्रो साइनिक बाय ऑर्गेनाइजिंग लेफ्टिस्ट थ्रू सी, और वो चाहते थे कि जो सारी चीज़ें हो रही है उसे ओवर थ्रो कर दिया जाए। ठीक है, ड्यू टू दिस कंस्पेरेशन, और इसी कंस्पेरेशन की वजह से जो लेफ्टिस्ट हुए थे वो मतलब निकल कर थे 1917 में स्टेट वॉलंटी निकला था डेमोन्स्ट्रेशन का, वो उससे पहले वियतनामीज इन्वेशन से पहले ये सारी चीज़ें साइनोक को दे दिया गया था, एक्शन के अगेंस्ट वियतनाम के लिए कर दिया गया। ठीक है, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ कंबोडिया, जब नेशनल पार्लियामेंट था कंबोडिया का, उसे भी अनमिएशन रिल्यूशन कर दिया गया और उसे हटा दिया गया नरोत्तम साइनोक के पावर के हिसाब से 18 मार्च 1970 को, और एक न्यू गवर्नमेंट को बनाया गया जिसके हेड कौन थे, जनरल वन नोल, उसके सपोर्टेड
विथ द यूएस सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। नरोत्तम सिन्हा को एक गवर्नमेंट बनाता है, एक्सेल इन पैकिंग डिक्लेयर करता है कि जनरल लैंड इसके इलीगल गवर्नमेंट है, ठीक है। डिसॉल्व द नेशनल पार्लियामेंट, और उसने सारे नेशनल पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और बहुत ज़्यादा अप्लाइड किया वो लोगों को जो डिपोज करते थे और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में हैं, ठीक है। शाहजहां को एक वॉर स्टार्ट करना चाहता था अगेंस्ट न्यू गवर्नमेंट, एक अगेंस्ट मतलब एक वॉर स्टार्ट वॉर स्टार्ट किया, जो कि किसके वजह से हुई थी, न्यू गवर्नमेंट की अगेंस्ट था। कब हुआ था, तो 1917 में, फॉर विच ही गॉट फुल सपोर्ट ऑफ आर्मीज ऑफ वियतनाम, और इसी वजह से वियतनाम के पूरे आर्मीज का उसके ऊपर सपोर्ट था और विटोंग के भी आर्मीज का, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारे उसे मतलब रिसीविंग द फोर्सेस ऑफ नरोत्तम सिन्हा मार्च टुवर्ड्स द कैपिटल फेनम फिन, कहने का मतलब कि नरोत्तम सिन्हा का जो मार्च के ऊपर उसकी फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने लगी, रिसीविंग होने लगी, और यूएसए इमीडिएटली क्या करने लगा, इंटरवेंट करने लगा, और यूएस के जो मिलिट्री के थे वो कंबोडिया में एंटर करते हैं और साउदर्न वियतनाम और एक फायरस बैटल शुरू करते हैं, ठीक है। बैटल और वॉर शुरू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल वॉर था, ठीक है। देता ये पॉलिसी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के हिसाब से थी, जो कि बहुत ज़्यादा अपोज था अमेरिकन से, और इसके जो प्रेसिडेंट थे नाइक्सो, उन्होंने अनाउंस किया था और उन्होंने रिकॉल कराया था अमेरिकन को कि अमेरिकन फोर्स को, लेकिन साउदर्न वियतनाम जो था ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एनवाइन कर चुका था, वर्डेस्ट था, बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था उसकी सिचुएशन, और उन्हें ये फोर्सेस जो थी वो कंबोडिया में थी। नाउ इट वाज फील्ड दैट चाइना हुल इंटरवेन इन दी कंबोडिया क्राइसिस, और इसी वजह से चाइना भी पूरी तरीके से कंबोडिया क्राइसिस के इंटरवेन में आने लगा। दोज वंस अगैन द सिक्योरिटी साउथ ऑफ ईस्ट एशिया वॉज इन डेंजर, जो ईस्ट एशिया के सिक्योरिटी थे वो भी डेंजर में आने लगे। एक्सेशन द सिचुएशन इंडोसियन प्रपोज टू कन्वेन अ मीटिंग एशियन कंट्रीज, और उसके बाद से इंडोसियन ने प्रपोज किया उन लोगों को कि कन्वेन किया कि आप एक मीटिंग रखें, ठीक है, एशियन कंट्रीज पर। तो मीटिंग जो था डीजा डीजाकर्ता में था, और वो कब था, तो 16 मई 1917 को। ऑल तो द मीटिंग वॉज सक्सेसफुल, और जो मीटिंग था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, उसमें नो चेंजेस आई सिचुएशन, मतलब कि जो कंबोडिया में सिचुएशन थी उसके बाद नो चेंजेस आए। उसके बाद एंड पीरियड ऑफ वॉर, जो वॉर की पीरियड चल रही थी कंबोडियंस और गोरिल्लाज एंड अमेरिका आर्मीज के बीच बॉम्बार्डमेंट एंड ब्रूटल किलिंग्स होती हैं, और कंबोडिया डिक्लेयर करता है रिपब्लिक। कंबोडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक ऑन 9 अक्टूबर 1917 में वो डिक्लेयर करता है कि वो रिपब्लिक है, एंड बट द फाइटिंग बिटवीन द फोर्सेस ऑफ साइनक एंड लोइन कंटिन्यू, और जो फाइट चल रही थी साइहानुक के बीच और लॉइन के बीच वो अभी तक चली रही थी। 5 साल बाद साइनुक अनाउंस करता है रिसीव वॉर, और ये वॉर को रिसीव करता है, और उसको रेड खुनारी आर्मी मार्च अहेड विनिंग द एरियाज, और रेड खुनारी आर्मी एक होता है जो कि ये एरिया को जीतता है। फाइनली लाउन हैड टू फ्ली, और उसके वजह से लाउन जो था वो फ्ली हो जाता है, ठीक है। द कंबोडियन सिविल वॉर कम टू एंड इन अप्रैल 1975 में कंबोडियन सिविल वॉर का एंड होता है, ठीक है। एंड होता है तो नरोत्तम सिन्हा जो थे वो दोबारा से हेड बनते हैं स्टेट के, और उन्होंने ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल्स इन 1978 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। देन आता है हमारे पास नाउ कंबोडिया नेम वॉज चेंज टू कंपोचिया, तो कंबोडिया का जो नेम चेंज करके अब क्या रख दिया गया, कंपोचिया रख दिया जाएगा। आफ्टर नरोत्तम के सिन्हा के बाद या खेना संपर्कित, ये तीनों के बाद स्टार्टेड जो रूल हुई थी, इनके बाद ये सारी चीज़ें कम्युनिस्ट थॉट को लिया गया, और उसकी वजह से जो कम्प्लीटली जो पीरियड था टेरर का उससे एक ज्वाइंट फ्रंट की तरह बनाया गया 1979 में। हेंग समरिन को डिफेटेड खियन सम्पेन, और खियन सम्पेन को हेंग हार गए उनसे। इसके सिचुएशन के बाद रूस और चाइना में चाइना इंट्रोड्यूस करती अपनी पावर को साउथ ईस्ट एशिया से, और अटैक करती किस पर, वियतनाम से। दोनों चीज़ें मिलकर उसके बाद से अटैक करती वियतनाम पे। उसके बाद से क्या होता है कि अमेरिकन का जो पॉलिसी दिखा था उनके टर्म्स के हिसाब से कंपोचिया के वो सक्सेसफुल नहीं होता है, और उसके बाद से जो उनका प्रोग्रेशन था कम्युनिज्म का वो नहीं होता है सक्सेसफुल, और जो उनका पॉलिसी था सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग टू कम्युनिस्ट कंट्री रूस एंड चाइना फेस टू फेस। और दो ही कंट्रीज में कम्युनिस्ट कंट्रीज बनती है, रूस और चाइना फेस टू। ओके, तो ये
नेक्स्ट वीडियोज़ में, कल की वीडियोज़ में हम इसे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोज़ को, और कमेंट में बताना कि क्या बोलते हैं कि आपको चैप्टर कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलना। आई विल आंसर योर कमेंट, ओके। मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, तो आप कमेंट में करके बताइए कि आपने कौन सी दिक्कत है, कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम मेरे बायो में मिल जाएगा, यूट्यूब के बायो में, ठीक है। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हुई है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कोर्स नोट्स दिया जा रहा है, PDF दिया जा रहा है। और जो एग्ज़ाम आएंगी, सब एग्ज़ाम आएंगी, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा PYQs की ज़रूरत होगी। और उस वक्त बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया करके दिया जाएगा लास्ट ईयर में। तो आप पहले तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो गए, ठीक है। लिंक जाकर ज्वाइन होइए बायो से, ठीक है। बायो से लिंक ज्वाइन होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ना। सब्सक्राइब तो करो यार, इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, सब्सक्राइब करो। एंड क्या बोलते हैं, लाइक करो, एंड फिर से सब्सक्राइब करो, और चैनल को लाइक्स करो, वीडियोस को लाइक करो, शॉर्ट्स को लाइक करो, देखो व्यूज़, सॉरी। एंड सेकेंडली एक और बात बोलती हूँ, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो कल इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ओके। ओके, बस इतना ही था, इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। 5-6 पेज बचे हुए हैं, ठीक है, पेजेस बचे हुए हैं। उसको से एक्सरसाइज आपको कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। एंड ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। और कुछ डाउट हुआ तो कमेंट में पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।